नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। मैं हाजिर हूं अपना साप्ताहिक कार्यक्रम सरोकार लेकर। सरोकार में आज मेरे साथ हैं इलाके के वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, जनता दल के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष जसपाल सिंह जी से आज हम इलाके की राजनीति के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। अजी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। आपसे कई सवालों के जवाब मैं जानना चाहूँगा। आप स्टूडेंट लाइफ से ही राजनीति में सक्रिय हैं। बिल्कुल। जैसा जानकारी मिली है कि आप गंगानगरी खालसा कॉलेज में पढ़ते थे, वहाँ राजनीति करते थे और वहाँ आपको रेस्ट्रिकेट कर दिया गया था, कॉलेज से निकाल दिया गया था। क्या माजरा था, जरा बताएंगे? जब मैं गंगानगर पढ़ता था तो तब कांग्रेस के खिलाफ बाबू जयप्रकाश नारायण ने जो इमरजेंसी के खिलाफ मूवमेंट चलाया था और जो हाईकोर्ट का फैसला आया था उसका विरोध करने, तो उस समय जो मूवमेंट था, स्टूडेंट मूवमेंट चला जी, उसमें मैं उस मूवमेंट में शामिल हुआ। और वो मूवमेंट था जिसमें नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, ये जो उस टाइम के नौजवान, उस टाइम विद्यार्थी थे, मैं भी उस टाइम विद्यार्थी था, हम इस मूवमेंट से जुड़े थे और इमरजेंसी का हमने विरोध किया। और जो जोधपुर से गुप्त पर्चे आते थे वो हम रात को बांटा करते थे। और ये रिपोर्ट जब डीएम और एसपी के पास पहुंची तो उन्होंने सारे कॉलेजों के प्रिंसिपल को बुला के एक लिस्ट दी कि ये 18 स्टूडेंट हैं जो इस मूवमेंट में सक्रिय हैं और इनको गंगानगर में एडमिशन नहीं दिया जाए। वो तो काफ़ी कोशिश कर रहे थे भी इनको मिसा में बंद कर दिया जाए, ऐसा कर दिया जाए, लेकिन स्टूडेंट होने के नाते उन्होंने ये फैसला किया, प्रशासन ने भी इनको गंगानगर से एडमिशन ही दो, यहाँ से निकाल दो, अलग अलग हो जाएंगे, मूवमेंट अपने आप कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए हमें वहाँ गंगानगर से निष्कासित किया गया। तो जसपाल जी, आप 18 का नाम ले रहे हैं, आपके अलावा और कौन थे? मैं दो चार नाम था। अच्छा। दर्शन कोटा था, यादवेंद्र सिंह था, लीलाधर था और लीलाधर पटवा। बहुत से साथी थे। हनुमानगढ़ का भी कोई था? हनुमानगढ़ का प्रेम बंसल था। अच्छा, प्रेम बंसल और आप दोनों लड़े। अच्छा, लेकिन ये हनुमानगढ़ था, उस मूवमेंट में हमारे साथ, उस मूवमेंट में आपके साथ थे। तो जसपाल जी, फिर जब आपको वहाँ लोहिया कॉलेज से, माफ़ी चाहता हूँ, खालसा कॉलेज से जब आपको रेस्ट्रिकेट कर दिया गया, उसके बाद आप हनुमानगढ़ आ गए। यहाँ भी आपसे बिना राजनीति के रहा नहीं गया। यहाँ भी आपने रामन और लोहिया के विचारों को दामन थाम करके आपने राजनीति शुरू कर दी। तब से लेकर के आपकी धर्मपत्नी के चेयरमैन बनने तक आप लोहिया के विचारों से प्रभावित रहे। तो फिर ये अचानक लोहिया के विचारों को त्याग करके चेयरमैन बनना, ये सब क्या है? ऐसा है, 2 बार जब 1977 में जनता पार्टी बनी, तब जनता पार्टी और जनसंघ इन्होंने मिलकर एक प्लेटफार्म पे चुनाव लड़ा। उसमें जो चुनाव घोषणा पत्र हुआ, उसमें जो विचार विमर्श हुआ, नेताओं ने जो फैसला किया, उसके अनुरूप हमारा इनके साथ अलाइनमेंट हुआ। उसके बाद फिर जनता दल आ गया, जनता दल के बाद फिर वही सरकार बनी। तो इस तरह से बार बार 2 समझौता होने से और दिल्ली के राज में बीपी सिंह जी बने, मैं उनके बहुत नज़दीक रहा। तो उस समय से बीजेपी के साथ हमारा थोड़ा बहुत जो भी था, जो आपस में जो जनसंघ के प्रति हमारी भावना थी, वो थोड़ी बहुत बदल गई, क्योंकि बार बार चुनाव में साथ रहने से और रहने से, विचार साझा होने से, तो फिर बीजेपी को जो छूट माना जाता था वो नहीं वो बात नहीं रही और ज़्यादा विरोध कांग्रेस का ही रहा। जसपाल जी, ये सही है कि बीजेपी अछूत नहीं रही, बीजेपी को पूरे देश ने ही अपना लिया है, लेकिन मेरा मूल सवाल ये है कि लोहिया जी के विचारों का और भाजपा की विचारधारा का कहीं कोई सामंजस्य है क्या? आप भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन बने। आपको ये बताता हूँ, मूल रूप से सारी पार्टियां पिछड़े की, गरीब की बात करती हैं।
जैसे समाजवादी में हम जब नारे लगाते थे, संसोपा ने बांधी गांठ पिछड़ा पावे 100 में 60। कैसे संसोपा ने बांधी गांठ पिछड़ा पावे 100 में 60। 100 में 60, अच्छा ठीक है। तो इस तरह के जो मूवमेंट थे और भाजपा भी उसी लाइन पे आई। तो तब जब सरकार में हमने देखा राजस्थान में भी कांग्रेस का विरोध करते करते यहाँ के राजस्थान की राजनीतिक स्थिति ऐसी हो गई, जो हमारे वरिष्ठ नेता थे जनता दल के, लोक दल के, नाथूराम जी मिर्दा, आपके जय नारायण जी पूनिया, जो अब भी वर्तमान में विधायक हैं, और ये अपने चूरू से थे दौलतराम जी सहारण, ये सारे लोग का एक बहुत बड़ा समाजवादी लोक दल एक विचारधारा थी और उसमें बड़ा संगठन मजबूत था। लेकिन बाद में जब ये धीरे धीरे प्रदेश की जनता 2 भागों में बंट गई, भाजपा और कांग्रेस। 90 के बाद ये ध्रुवीकरण शुरू हुआ और अंत में जो थर्ड फोर्स थी, तीसरी शक्ति थी, जिसमें समाजवादी भी थे, हमारे मामा बालेश्वर दयाल बहुत बड़े समाजवादी नेता थे। जी। राजस्थान के ही नहीं, मध्य प्रदेश और गुजरात के तीनों प्रांतों में उनका वर्चस्व था। उनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट, कोई उप मुख्यमंत्री बना, कोई MP बना, कोई मंत्री बना। तो इसलिए वो मूवमेंट जब धीरे धीरे कमजोर हो गई तो ध्रुवीकरण हो गया और फिर 2 ही पार्टियां, भाजपा या कांग्रेस। जसपाल जी, पहले समाजवाद की बात होती थी, लेकिन समाजवाद चला नहीं। समाजवादियों को किसी को बीजेपी में जाना पड़ गया, किसी को कांग्रेस में जाना पड़ गया, क्योंकि आप भी समाजवादी रहे। आज फिर वही समय आता नज़र आ रहा है बातों में, धरातल पे पता नहीं होगा या नहीं, लेकिन प्रत्येक पार्टी अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में गरीबों की बात करती है, मजलूमों की बात करती है। घोषणा पत्र में उनके लिए योजनाओं का उल्लेख होता है कि साहब फलां करेंगे, फलां करेंगे। तो मेरा मूल सवाल ये है कि क्या वर्तमान राजनीति में आपको कहीं समाजवाद का स्थान नज़र आ रहा है? देखो, समाजवाद की विचारधारा तो आज भी है। जैसे बीजेपी ने अंत्योदय प्रोग्राम चलाया, तो वो समाजवादी विचारधारा ही थी। जो पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिला, ये समाजवादी पुराना, जैसे मैंने पहले भी आपको नारा बताया था समाजवाद संसोपा का, तो पिछड़ा पावे 100 में 60, ये सारी विचारधारा तो नहीं जसपाल जी वो थी, लेकिन लेकिन वो सारी बातें, वो उस समय तो कोरी बातें नहीं थी, उस समय तो कुछ करते भी थे लोग गरीबों के लिए, पार्टियों ने किया भी गरीबों के बारे में। लेकिन आज जो भाजपा कांग्रेस की बात करें, ये लोग आज अपने घोषणा पत्र में बहुत बड़ी बड़ी योजनाओं का उल्लेख करते हैं। कहीं है क्या, नज़र आता है क्या कुछ गरीब के लिए होगा? अब वैसे तो आपकी बात में से मैं सहमत हूँ। मंडल कमीशन की जो बात थी, जब जनता दल के VP सिंह जी, सभी पार्टियां, चाहे कांग्रेस थी या बीजेपी थी, सब पार्टियों ने मंडल कमीशन लागू करने का अपने मैनिफेस्टो में घोषणा की। लेकिन घोषणा लागू किसने की है? जनता दल ने। तो जो उस टाइम के विचार हैं वो अभी भी ये नहीं है भी आज उनके समाज के लिए नहीं है, लेकिन अब उसका प्लेटफॉर्म या उस तरह की बात, वो संगठन, वो विचारक लोग, वो अब अलग अलग, कोई कांग्रेस के साथ चला गया, कोई बीजेपी में शामिल हो गया, तो वो धीरे धीरे वो बात, सिद्धांत तो वो खड़ा है, लेकिन सिद्धांत को लागू करने वाले नहीं रहे। सिद्धांत को लागू करने वाले नहीं रहे, सही है। जसपाल जी, आपकी व्यक्तिगत बात करते हैं। आप 1990 से चुनाव लड़ते आ रहे हैं और आपने जितने भी चुनाव लड़े, हनुमानगढ़ की जनता ने आपको खूब वोट दिए, आपका सहयोग तो किया, पर आपको परिणाम तक नहीं पहुंचाया। इसकी क्या वजह मानते हैं? इसकी वजह आप क्या मानते हैं कि लोग, आपने जो पार्टियां पकड़ी, लोग उनकी विचारधारा को नहीं समझ पाए, या आप में ही कोई खामी रही? देखो, खामी, सबसे बड़ी खामी तो न तो विचार में थी, न मेरे में थी। लेकिन राजस्थान में जो ध्रुवीकरण हुआ और जो थर्ड फोर्स खत्म होने के बाद बीजेपी और कांग्रेस में बट गए लोग, तो जब 2 पार्टियां ही राजस्थान में रह गई,
तो फिर जब परिणाम पे पहुंचने की बात आती है तो लोग फिर वो ऊपर देखने लग जाते हैं कि मुख्यमंत्री कौन सी पार्टी का बनेगा, कांग्रेस जीतेगी या बीजेपी जीतेगी, तो परिणाम वो तरह नहीं आया। लेकिन जैसे जिस पार्टी की लहर चली, लोगों ने कांग्रेस की लहर चली, कांग्रेस को वोट डाल दिए, और बीजेपी का जब लहर चली तो बीजेपी को डाल दिए। तो जब आप चेयरमैन बने, आपकी धर्मपत्नी चेयरमैन बनी, तब तो कोई लहर नहीं थी, आप अपने बलबूते पे इतने वोट लेके, तब कौन सी लहर थी? फिर लहर की अगर आप बात करें तब तो जसपाल की लहर थी। लेकिन पार्टी का वोट तो था, बीजेपी का भी कुछ ना कुछ 2-4 हजार वोट, पार्टी के कमिटेड वोट तो है, लेकिन आप रिजल्ट देते हैं। आप लहर की बात कर रहे हैं ना, तो लहर की मैं तो सारे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ। हाँ। जसपाल जी, अब आप नगर परिषद का चुनाव लड़े, आपकी धर्मपत्नी चुनाव लड़ी, आप चुनाव आपने जीता, बहुत प्रचंड बहुमत से जीता। लोगों का कहना है कि जसपाल सिंह काफ़ी ईमानदार आदमी हैं, निहायत आप ईमानदार हैं। मैं भी मानता हूं कि आप नगर परिषद में जो कमीशन खोरी की लंबी एक परंपरा चली आ रही थी, आपने उसको ठोकर मारे। आपने उसको ठोकर तो मारी, आपने कमीशन नहीं लिया, आपने एक पैसा नहीं खाया, लेकिन आप पे आरोप यह है कि आपने अधिकारियों को खुली छूट दे दी, अधिकारियों को खुली छूट दे दी, उन्होंने लूटा। तो मेरा सवाल ये है कि आम जनता को आपकी ईमानदारी का क्या लाभ हुआ? देखिए, मेरी ईमानदारी पे आपने सर्टिफिकेट जारी कर दिया। हाँ, जो सुना वो जो मैंने सुना आपने कहा, और हाँ, जनता का विचार है। हाँ, लेकिन मैं ये बात कहता हूँ, मेरे चेयरमैन का फायदा क्या हुआ? हाँ, आगे भविष्य में तो जो नेक्स्ट चेयरमैन आया उसको कमीशन छोड़ना पड़ा। उसका दूसरा, जो कमीशन खोरी गुपचुप तरीके से चली, मैं ये नहीं मानता भी नहीं चली होगी, मेरी निगाह में नहीं है, लेकिन जो चली है वो गुपचुप रूप से चली, और लोगों को जो छोटे छोटे कामों के लिए प्रताड़ित होना पड़ता था, जब जूते के साके, वो जो आम जनता की जेब से 100 रुपये 50 रुपये छोटे छोटे कामों के लिए वो बिल्कुल बंद हो गए। और जो कोई, अब मैं इस बात से बिल्कुल ये नहीं कहता भी अफसरों ने पैसा नहीं खाया, लेकिन खाया होगा, लेकिन इस तरीके से खाया कि वो सामने नहीं आया, मेरी निगाह में नहीं आया, लेकिन मैंने पूरा प्रयास किया। और इससे पहले तो मैंने सुना है भी 25% तक कमीशन होता था, 30% कमीशन, वर्क ऑर्डर तक के पैसे दिए जाते थे। लेकिन मेरे समय में इतना कुछ नहीं हुआ, लोगों को बहुत राहत दिलाई और बहुत ही लोगों को फायदा हुआ। और जितने काम शहर के मेरे कार्यकाल में हुए, ऐसे काम आज तक किसी ने नहीं किए जब से नगर पालिका बनी। जसपाल सिंह जी, फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉलेज के पास कितनी बड़ी आबादी है, उसको रास्ता नहीं था, जो आपने कॉलेज के साथ साथ दिलवाया। हाँ, इंदिरा कॉलोनी को। अच्छा, वो आपके कार्यकाल में हुआ? हाँ, मेरे कार्यकाल में। अच्छा। शहर में बड़ी समस्या पानी भराव की थी, और उस मैंने जहाँ पानी इकट्ठा होता था वहाँ इंक्रोचमेंट भी हटवाए और उस गड्ढे को गहरा कराया। और आज की तारीख में हनुमानगढ़ में बरसात हो जाती है तो 1 घंटा 10 मिनट के अंदर सारा पानी शहर का निकल जाता है। जो इसके आसपास कॉलोनियाँ थी, चाहे पुलिस कॉलोनी है, चाहे आपका गुड़ मंडी है, या पंचायत समिति एरिया है, मुखर्जी कॉलोनी है, जितना भी आसपास के लोग हैं उनको बहुत बड़ी राहत दिलवाई है। और ये कोई मैं नहीं कह रहा, ये सच्चाई है। जसपाल सिंह जी, आपने करवाया, बहुत अच्छी बात है। कोई ऐसी चीज़ आपके दिमाग में कुछ अफसोस होता है कि यार कोई एक ये काम था, ये रह गया, अगर मुझे समय मिला होता या बजट मिला होता तो मैं ये करता, कुछ है ऐसा अभी दिमाग में आपके था? होता है कई बार। मेरे जो काम रह गए नहीं, उससे पहले मैं ये काम और बताता हूँ। हनुमानगढ़ बाजार में गुरुद्वारा से लेके टाउन में, समिति टाउन में बहुत बड़ी समस्या थी आवागमन की। बाजार छोटा था, मेन व्हीकल, गाँवों के किसान, ट्रैक्टर, ट्रॉलियाँ, सारा बाजार में जाम लगा रहता था प्राय। और तो उसके लिए मैंने बाईपास बनवाया, राजवीर पैलेस से लेके बिश्नोई धर्मशाला तक। और उसका मैंने 80 लाख रुपया लगा के उसकी मिट्टी भर्ती भी करवा दी। और उसका सारा कुछ हो गया। मुझे दुख इस बात का है
कि सारा कुछ मैंने किया, शिलान्यास हमने किया, और जब कारपेट करके और वर्तमान लोग उसका श्रेय ले रहे हैं, ये थोड़ी मन में पीड़ा तो होती है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये जो बाईपास बना ये आपकी मेहनत का परिणाम है। किसानों से मैंने फ्री जमीन ली, दान 60 फुट रास्ता किसानों से कृषि भूमि में से उनको डोनेट दान करवा के नगर पालिका को, और उसमें ये भर्ती करवाई और बाईपास मंजूर करवाया, और क्रेडिट आज के लोग ले रहे हैं, काम आपका किया हुआ है। अच्छा। वरिष्ठ पॉलिटिशियन जसपाल सिंह से हमारी बातचीत जारी रहेगी। वक्त हो चला एक ब्रेक का, हाजिर होता हूं ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। हाजिर हूँ ब्रेक के बाद। हम बात कर रहे हैं वरिष्ठ राजनीतिज्ञ जसपाल सिंह के साथ। जसपाल सिंह जी, कोई ऐसा काम जो आपको लगता हो कि आप चेयरमैन थे, बजट के अभाव में नहीं कर पाए हों, या आपको समय नहीं मिला हो, वक्त नहीं मिला, कोई ऐसा काम? एक काम था जो अपने मृत पशु हैं, हाँ। और सारे अपने राजस्थान की क्या सारे देश की बड़ी समस्या है, हाँ हाँ। और उसमें एक प्लांट लगवाना चाहता था जिसको कैश प्लांट कहते हैं। कैश प्लांट? हाँ, 4 करोड़ का प्रोजेक्ट, मृत पशुओं की हड्डियों की डिस्पोजल का था। ठीक है। उसमें ऑटोमेटिक प्लांट लगना था। नगर परिषद ने जवाब देना था जमीन, और बाकी पैसा सरकार ने लगाना था, आधा केंद्र का, आधा राज्य सरकार का। अगर वो प्लांट लग जाता, हनुमानगढ़ तो क्या, हनुमानगढ़ जिले की इतनी नगर पालिका क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्रों में मृत पशु होते हैं, उनका डिस्पोजल हो जाता और नगर पालिका की आय बढ़ती, क्योंकि जो वो उसमें बचा हुआ हड्डियों का चूरा और सींग वगैरह उनका पाउडर बनता है। सींगों से जो फोम आग बुझाने के काम आती है, जहाँ पेट्रोलियम प्रोडक्ट को आग लगती है, वो बहुत बड़ा और प्रोजेक्ट था। वो डीपीआर भी उसकी बन गई थी, लेकिन मंजूरियों की वजह से सरकार की ऊपर से कागजी कार्रवाई की वजह से वो रह गई। तो जसपाल जी, आप वर्तमान बोर्ड को ये सलाह देना चाहेंगे कि ये इस काम को करें? बिल्कुल करना चाहिए उनको ये काम, जब आपको लगता है कि ये शहर के हित का काम है, बहुत अच्छा काम था। जनहित का तो कोई काम हो तो उनको करना ही चाहिए। हाँ। इसके अलावा जो आप कह रहे हैं, चलो ये तो थी नगर परिषद की बात है। जसपाल जी, अपन लौटते हैं राजनीति पे। आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, लोग वर्तमान मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के पे आरोप लगाते हैं कि उनके पुत्र जो है वो राजनीति में इंटरफेरेंस करते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि जब उन पे आरोप लगता है तो आपकी धर्मपत्नी भी चेयरमैन थी, आपने भी चलाया नगर परिषद को। देखो, इंटरफेरेंस और सलाह देना अलग बात है। मेरी धर्मपत्नी चेयरमैन थी, तो मैं उनको सलाह देता था, क्यों परिवार में है, मेरा अनुभव था। लेकिन एक इस तरह से व्यवहार करना, एक तो किसी के आप में चर्चा करके और किसी को बात बतानी, वो अलग चीज है। और जो इंटरफेरेंस ये कहना, अगर भाई कोई काम है जसपाल सिंह ही करेगा, अब चेयरमैन के पास कोई व्यक्ति आए और
मेरी धर्मपत्नी उसको ये कहती कि अभी मेरे पति से पूछो, मेरा पति जो कुछ करेगा, तो ये गलत बात है ना, ये नहीं होना चाहिए। राजनीति में जो परिवार राजनीतिक है तो ठीक है, परिवार में जब कोई जिम्मेवारी है तो उसमें सहयोग तो सारे परिवार का रहता ही है। नहीं जसपाल जी, आपने तो आरोप है कि आपने तो फाइल चेयरमैन तक जाने कहा दी, फाइल तो पहले आपके पास आती थी। मेरे पास कभी कोई तमाम फाइलों की आप रीडिंग करते, आप उस पर टिक मार्क करते। कोई टिक मार्क नहीं करता। श्रीमती सुरेंद्र कौर तो आप साइन कहते तो साइन करती। कुछ नहीं था, ये झूठा आरोप तो अब कहने की बातें हैं, अब कोई भी कह दे, लेकिन चेयरमैन का काम तो चेयरमैन ही करेगा। सही है। जसपाल जी, इलेक्शन की बात करते हैं। जब आपने पिछली बार इलेक्शन लड़ने की सोची, आपके साथ 23 पार्षद थे। जब आप टिकट के लिए आवेदन करने गए, 23 पार्षद थे, आपको टिकट नहीं मिली, तमाम के तमाम डॉक्टर राम प्रताप के खेमे में जाके घुस गए। इक्का दुक्का आपके पास रह गई। क्या माना जाए कि क्या माना जाए, अपने में कोई कमी थी या वो लोग अवसरवादी थे? ऐसा इसमें इस बारे में कोई लंबा चौड़ा कुछ नहीं कहना चाहता मैं। हाँ। अब ठीक है, पार्टी के लोग थे, पार्टी में जैसे उन्होंने उनका माना या उन्होंने किया, मैं किसी भी इस बात से लड़ाएगी भी नहीं है। ठीक है, उन्होंने जो किया ठीक है, अच्छा ही किया। नहीं, कोई इतना बड़ा जब स्टेप लेता है, कहीं अपने विचारों में नकारात्मकता, नेगेटिविटी या अगलों की अवसरवादिता, कोई तो रीजन रहा होगा कि 23 पार्षद आपके साथ जाते हैं और वापस आते हैं तो उनके खेमे में कूद जाते हैं। मैं उनके मन को मैं कैसे पढ़ सकता हूँ? जसपाल जी, आप जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष रहे, आपने जनता दल छोड़ करके भाजपा ज्वाइन की। जब आप जनता दल छोड़ चुके, भाजपा में आ ही चुके, और डॉक्टर राम प्रताप और आपका दल एक हो गया, दोनों भाजपा में, उसके बावजूद आप दोनों में ठनी रही, बनी कम और ठनी ज़्यादा। क्या कोई पुराना कोई व्यक्तिगत मसला चल रहा है क्या? जब पार्टी की विचारधारा तो सेम हो गई, फिर ये झगड़ा क्यों? ऐसा है, जब चेयरमैन का चुनाव हुआ जी, तो पूर्व चेयरमैन राजकुमार को मंत्री खेमे का आदमी था, पार्टी सिंबल मेरे पास था, उसको मेरे सामने खड़ा किया, तो ठंडने में नहीं बनते, जनता भी जानती है, आप भी पत्रकार हो, आपने भी देखा होगा क्या कारण रहा। नहीं, ये तो चलो जसपाल जी मान लेते हैं, ये तो अब की बात है। अब इलेक्शन जब चलो उन्होंने खड़ा किया या नहीं किया, कुछ ऐसे चलो आरोप हैं, लेकिन उससे पहले भी आप लोगों की ज़्यादा जमी नहीं। आप जनता दल में भी मेरे ख्याल से दोनों साथ थे, आप लोगों की पटली बैठी नहीं क्या? ऐसा क्या कोई व्यक्तिगत है? विचार लोगों का कईयों से विचार मेल खाते हैं, कईयों से नहीं खाते। तो आपके विचार ये तो नहीं कोई खास। जसपाल जी, लोग भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं, कहते साहब कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि कांग्रेस का कैंडिडेट जो है वो चुनावी वर्ष में सक्रिय होता है। क्या साहब अब चुनाव आ गए हैं तो चौधरी विनोद कुमार जी भी आ जाएंगे, अब क्या साहब अब चुनाव आ गए हैं, चुनावी वर्ष आ गया है तो डॉक्टर राम प्रताप भी सक्रिय हो जाएंगे। तो फिर आप कहाँ अलग हैं? आप भी तो उनमें से हैं कि आपको भी कोई इलेक्शन से पहले देखा नहीं गया कि आप संघर्ष कर रहे हो? आप भी, जसपाल जी भी घर बैठे हैं, आप अलग कैसे हुए उनसे? नहीं, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन अब मान लो जैसे मुद्दे की बात है, मान लो शहर में कोई ऐसी समस्या है या ऐसा कोई इशू हो, और उस समय कोई राजनेता जिसको बोलना चाहिए वो नहीं बोले तो वो निष्क्रियता है। अब कांग्रेस के आदमियों पे झूठा अफीम का अब केस बना, चौधरी विनोद कुमार जी या उनके पुत्र एक दिन भी धरने प्रदर्शन में नहीं आए, तो जसपाल जी आप कौन सा आए? वो तो नहीं आएंगे। जसपाल पार्टी का, उनकी पार्टी का मैटर था। नहीं बात, जसपाल सिंह एक आम आदमी के हित के लिए आ सकता था कि नहीं? आदमी नहीं था, कांग्रेस का पदाधिकारी कोई था, चलो था। तो अब जब उनका लीडर ही नहीं आए तो मेरे पे आरोप मत करो। जसपाल सिंह बीच जनता के बीच का आदमी नहीं है क्या जसपाल सिंह? जो जहाँ से मंत्री रहा, विधायक रहा, वो अपने कार्यकर्ता को नहीं संभाले तो क्या हमारे दूसरी पार्टियों वाले की जिम्मेवारी जसपाल सिंह को संभाले? पार्टी के कार्यकर्ता को छोड़ो, जसपाल सिंह ने इस मुद्दे को लेकर के, सुरेशिया वाला मुद्दा ले लो, अफीम कांड ले लो, या कोई और भी जो जिस पे आपको आपत्ति हो, जनता को आपत्ति हो, कहाँ आवाज़ उठाई? मेरी बात सुनो, पार्टी हमारी राज्य में है,
तो हम हमारी पार्टी के या हमारी सरकार के खिलाफ थोड़ी तरफ प्रदर्शन नहीं, ये तो उनको करना है। जसपाल जी ये कहाँ हुआ, ये कहाँ क्लियर हुआ कि ये भाजपा ने किया है? ये तो किया किसने, क्या किया? राज्य के विरोध तो सरकार का होता है। नहीं, हम अपनी बात को अगर हम अपनी बात को सुनो, भाई प्रदर्शन होता है तो किसके खिलाफ होता है? रूलिंग पार्टी के खिलाफ होता है, जो जिसकी सरकार है प्रदेश में। अब उसके हमारी सरकार के खिलाफ हम के लिए। लेकिन जसपाल जी हम सही को सही और गलत को गलत तो बोल सकते हैं, इसीलिए तो जसपाल सिंह को जाना जाता है। ऐसा है, जसपाल सिंह बोल्ड है बोलने में, इसीलिए तो जसपाल सिंह को जानते हैं। अगर जसपाल सिंह भी सत्ता की भाषा बोलेगा तो कैसे जसपाल सिंह को जानेंगे? जब पार्टी में है तो पार्टी की भाषा बोलनी पड़ेगी। जसपाल सिंह जी तो कोई नई बात हो गई फिर, ये तो नहीं थोड़ी है। नहीं, मेरे लिए नहीं है, आपको लग रही है क्या? हाँ, आपके व्यक्तित्व से मैं आपके व्यक्तित्व से मेल नहीं खाती ये बात तो आप तो जो बात है वो मुंह पे बोलते हैं, जो बात होती है उसको बोलते हैं आप। इस मामले में तो लोग आपसे यही उम्मीद करते हैं। बोलना चाहिए था ना जसपाल सिंह जी? बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए था क्या? बोलना चाहिए था, आप नहीं बोले। खैर जसपाल जी फिलहाल आप किसी भी संगठन में नहीं है मेरे ख्याल से, या है? नहीं। जब किसी भी संगठन में नहीं है तो आगे क्या विचार है? यार तो अभी जब आएगा विचार भी बन जाएगा। नहीं, विचार तो जसपाल जी अभी तो आ गया, अब आएगा क्या? अगले साल चुनाव है, चुनावी वर्ष अगले बार, फिर भी कुछ तो सोचा हुआ जसपाल जी। हनुमानगढ़ की जनता जानना चाहती है, कुछ तो संकेत देंगे आप कि आपका क्या रुख रहेगा, क्या मानस है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? मानस सीधा है। हाँ। भाजपा पार्टी में है और पार्टी मौका देगी, जनता की सेवा कर देंगे। नहीं तो नहीं मौका मिला तो किसकी सेवा करें? मतलब आपके मन में अभी भी चुनाव लड़ने की है? बिल्कुल है। लड़ूंगा दोबारा। चुनाव लड़ूंगा दोबारा, तो इसके लिए फिर तो आपको सक्रिय होना पड़ेगा। अभी तो सक्रिय नहीं है आप। सक्रिय है, सक्रिय कैसे जसपाल सिंह जी? घर बैठ के सक्रिय हैं? अभी आप जनता के बीच में नहीं जा रहे, अभी कहीं आपको कोई फंक्शंस में नहीं देखा जा रहा। मतलब आपका कहने का भावार्थ ये है कि ये जो देश को दुष्परिणाम झेलने पड़ रहे हैं ये सब कांग्रेस की देन है। हाँ, दूसरा जब 1949 में चाइना आज़ाद हो रहा था, उससे पहले ब्रिटिश राज ने कहा कि तिब्बत को हम बफर स्टेट बना देते हैं आपके और चाइना के बीच में। और डिफेंस, विदेश और मुद्रा ये भारत की रहेगी, बाकी स्वतंत्र रहेगा तिब्बत। तो तब नेहरू जी ने बहुत बड़ी गलती की चीन के अपने पंचशील सिद्धांत के चक्कर में, और वो काम नहीं किया। और बाद में जब उनको निर्वासित होना पड़ा दलाई लामा को, तब चीन से झगड़ा मोड़ लिया, नहीं तो झगड़ा होता ही नहीं। जसपाल जी दूसरा सबसे बड़ा पहला भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी के डिफेंस मिनिस्टर कृष्णा मेनन ने किया जीप घोटाले में, और उसकी दंड 70 साल से देश की जनता भुगत रही। आज मोदी जी ईमानदारी से काले धन के लिए, ब्लैक मनी के लिए, भ्रष्टाचार के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन नीचे स्तर पे आज भी जो एक परिपाटी बन गई, रिश्वत को लोगों ने एक दस्तूर मान लिया, रिवाज मान लिया। तो इसलिए मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ, जब तक जनता भ्रष्टाचार के नीचे के लेवल से जनता लड़े, ऊपर के लेवल से मोदी जी लड़ रहे हैं, देश का भ्रष्टाचार निश्चित रूप से खत्म हो सकता है, लेकिन जनता को भी सहयोग करना चाहिए। और मैं कांग्रेस के जो सारे कारनामे हैं, चाहे आप बात बताता हूँ, जम्मू कश्मीर में और पंजाब में, इसमें भी जब भिंडरा वाले को पैदा किया, उससे पहले J&K में चुनाव हुए, कांग्रेस ने हिंदूवाद के नाम पे चुनाव लड़ा, घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती, और जम्मू के एरिया में कांग्रेस जीती। तो मैडम ने फैसला कर लिया, इंदिरा गांधी ने, कि अपने को हिंदुओं का नेता बनना है। तब आपको याद होगा मंदिर का मामला, मूर्तियां रखवाने से लेकर, ताला खुलवाने से लेकर, शिलान्यास करने तक, और तो और संघ प्रमुख देव रस के साथ मंच पे इंदिरा गांधी अयोध्या में बोली
तब इन्होंने ये पंजाब में ये 37 संतों की लिस्ट बनाई और भिंडरावाले को प्रमोट किया और हरमंदिर साहब को गिराने का काम किया, सिखों की बेअदबी करने का काम किया और लोगों के मनों को ठेस पहुंचाई। और उस वैमनस्य का नतीजा था दिल्ली में जो दंगे हुए और उसमें आज भी एक भी दोषी को सजा नहीं मिली। सारे के सारे कुकर्म कांग्रेस के। तो और जो मोदी जी कहते हैं ना कांग्रेस मुक्त भारत, मैं उसका बड़ा कट्टर समर्थक हूँ। जब तक ये कांग्रेस अपनी गलतियां भुगत के खत्म नहीं होती तब तक देश का भला नहीं होने वाला। इनकी जो तुष्टीकरण की नीतियाँ, इनकी जो भाई से भाई को लड़ाने वाली नीतियाँ और वो दूसरों पे लगाते हैं और कुकर्म खुद किए हैं। तो ये थे वरिष्ठ राजनीतिज्ञ जसपाल सिंह। जसपाल सिंह का कहना है कि आज जो जम्मू कश्मीर में बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं वो सब कांग्रेस की देन है। दिल्ली में जो दंगे हुए उसके लिए भी कांग्रेस जिम्मेवार है। जसपाल सिंह केंद्र की सरकार द्वारा 3 साल में किए गए काम को बेहतर बताते हैं। उनका मानना है कि मोदी जी देश हित में अनेक काम कर रहे हैं और अपने व्यक्तिगत बारे में बात करते हुए जसपाल सिंह जी का कहना है कि चाहे वे फ़िलहाल किसी पार्टी में नहीं हैं लेकिन उनकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से ओतप्रोत है। वे भारतीय जनता पार्टी में दोबारा प्रवेश करेंगे और पार्टी यदि चाहेगी तो चुनाव लड़ेंगे, जनता की सेवा करेंगे। जसपाल सिंह जी का कहना है कि मैंने ईमानदारी से नगर परिषद में काम किया, मैंने वो ईमानदारी की परंपरा डाली कि दूसरों को भी मेरा अनुसरण करना पड़ा। आज अगर नगर परिषद में कहीं ईमानदारी की बात होती है तो वो देन जसपाल सिंह जी की है। बहरहाल अगली बार फिर हाजिर होऊंगा एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जसपाल सिंह जी, आप हमारे ऑफिस में आए, बहुत बहुत शुक्रिया।